अच्छा जी, हमने पिछले सेशन में बात की थी चाइल्ड हेल्थ और चाइल्ड मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी की। और उसमें हमने देखा था कॉजेज़ क्या हैं मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी की चिल्ड्रन में, स्पेशली इन एज ग्रुप 1 to 4 years, सो प्री स्कूलर्स इनको बोलते हैं। तो इसी हवाले से हमने बात की थी इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड इलनेस की, क्योंकि ये जो एज ग्रुप है ये इस पे फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसकी तादाद भी ज़्यादा है और ये इसकी एक्सेस टू हेल्थ सिस्टम भी वैसी नहीं होती जैसी कि स्कूल गोइंग चिल्ड्रन या इन्फेंट्स की होती है। तो इस हवाले से IMCI की हमने बात की, तो आज हम देखेंगे कि ये IMCI क्या है। IMCI stands for Integrated Management of Childhood Illness. So this is a strategy for reducing mortality and morbidity associated with major causes of childhood illness. आप जानते हैं कि childhood illness की major causes क्या हैं, स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज़, जो हमारे जैसे ममालिक हैं, तरक्की पजीर ममालिक हैं, वहाँ पे आप जानते हैं कि infections are much more important and they are the leading cause of mortality among children. तो इस हवाले से ये स्ट्रेटजी है, एक WHO और यूनिसेफ का जॉइंट इनिशिएटिव है। 1992 से ये स्टार्ट हुआ था और इसके अंदर क्या किया है उन्होंने कि चंद जनरल गाइडलाइंस फॉर क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव मैनेजमेंट जो हैं, जो कि हर मुल्क के हिसाब से फ़र्क अडेप्ट की गई हैं, उनको बना दिया गया है। और वो सारी जो गाइडलाइंस हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं एट फर्स्ट लेवल ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़, जो कि हमारे यहाँ प्राइमरी हेल्थ केयर बनता है। तो प्राइमरी लेवल पे जो पहला कांटेक्ट होता है मरीज़ का सेहत के निज़ाम के साथ विद द हेल्थ केयर सिस्टम, उस पे वो गाइडलाइंस प्रोवाइड कर दी गई हैं। अब चूँकि वो एक सी हैं एक मुल्क के लिए, फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान के लिए जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव मैनेजमेंट, उनको स्टैंडर्डाइज हैं पूरे पाकिस्तान के लिए, एक सी हैं। और वो उनको सारे जो फर्स्ट लेवल ऑफ हेल्थ केयर है वहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। इससे फ़ायदा ये होता है कि किसी भी जगह पे वो कितनी भी दूर दराज क्यों ना हो, कितनी भी रिमोट क्यों ना हो, वहाँ पे भी उन्हीं गाइडलाइंस के मुताबिक जो बाकी मुल्क में चल रही हैं, उन्हीं के मुताबिक उस बीमारी की, उस बच्चे की मैनेजमेंट की जाए। और हर जगह पे कहीं पे भी कोई चीज़, कोई भी पॉइंट निगलेक्ट ना हो। इस सारे का इसको इंटीग्रेट करने का मकसद ये है। तो अच्छा, आपको मालूम है कि हर रोज़ मिलियंस ऑफ पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को, अपने बीमार बच्चों के लिए सेहत की सहूलतों के लिए हस्पतालों में आते हैं या हेल्थ सेंटर्स में आते हैं, या फार्मासिस्ट के पास जाते हैं, या डॉक्टर्स के पास, या ट्रेडिशनल हीलर्स जो हैं, हकीम हों या कोई भी हो, उनके पास जाते हैं। अच्छा, इससे होता ये है कि पता ये चला कि बहुत से जो बीमार बच्चे हैं उनको ना तो प्रॉपरली असेस किया जाता है और ना ही उनको प्रॉपरली ट्रीट किया जाता है इन जगहों पे, क्योंकि हर जगह पे फ़र्क है। कहीं पे आप टर्शरी केयर पे लेके जा रहे हैं, कहीं पे आप उसको प्राइमरी केयर पे लेके जा रहे हैं, कहीं पे आप उसको किसी फार्मासिस्ट के पास लेके जा रहे हैं। सो वो एक सा नहीं रहता और बहुत सी जगहों पे ठीक से उनको ना असेस किया जाता है और ना ही ट्रीट किया जाता है। और उनके वालिदैन को मालूम नहीं होता, वो इसलिए करते हैं। और फिर उनके वालिदैन को जो एडवाइस दी जाती है इन जगहों पे जाने के बाद, वो भी ठीक नहीं होती। अगर वो बच्चे को लेके गए हैं किसी जगह पे, वहाँ पे एक तो वो ट्रीट नहीं सही हो पाया है, ना ही असेस हो पाया है, उसके बाद उसको जो फॉलोअप के लिए या उसको जो प्रिवेंटिव एडवाइस दी गई है वो भी ठीक से नहीं दी जाती। अच्छा, और जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं, जिनमें हमारा मुल्क भी शामिल है, तो वहाँ पे जो फर्स्ट लेवल के जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर का जो निज़ाम है, वहाँ पे तमाम डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल नहीं होती हैं, ना रेडियोलॉजी की, ना लैब की, बायोकेमिस्ट्री या हेमाटोलॉजी की, या जो भी वो वाली लैब्स भी मुयसर नहीं होती। और ना ही वहाँ पे अद्वियात या कोई दूसरा इक्विपमेंट जो है वो मुनासिब मकदार में मौजूद होता है। तो इस वजह से भी जो प्रॉपरली असेस या ट्रीट नहीं हो पाते बच्चे। तो इसीलिए
इन्हीं जो इन्हीं चीज़ों से निमटने के लिए फिर यूनिसेफ और WHO ने जो स्ट्रेटजी अपनाई है उसको IMCI बोलते हैं, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड इलनेस। इसमें जो चाइल्डहुड इलनेसेस हैं उनको एक इंटीग्रेटेड मैनर में अप्रोच किया जाता है और एक गाइडलाइंस जो सेंट्रलाइज्ड हैं वो बना के तमाम जगहों पे जो फर्स्ट लेवल के हेल्थ केयर जगह हैं, फैसिलिटीज़ हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर है, वहाँ पे वो गाइडलाइंस प्रोवाइड कर दी जाती हैं ताकि वो उन गाइडलाइंस के मुताबिक चलें और किसी भी जगह पे हाँ वो कितनी ही दूर या कितनी ही रिमोट क्यों ना हो, किसी शहर में हो या किसी गांव में हो, किसी भी जगह पे कोई भी चीज़ मिस ना हो पाए और उनके पास ऐसी गाइडलाइंस मौजूद हों जिनके ऊपर वो अमल करते हुए बच्चे को बेहतर तौर पे असेस भी कर सकें और ट्रीट भी कर सकें। तो इन जो IMCI की गाइडलाइंस हैं इसमें जो फोकस है वो कॉमन कॉजेज़ ऑफ डेथ जो हैं बच्चों में उनके ऊपर किया गया है। अच्छा, ये कॉमन कॉजेज़ हम पहले देख चुके हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में फ़र्क है फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज़, और उसके बाद फिर हर मुल्क में भी फ़र्क है दूसरे मुल्क से। तो हर मुल्क के अंदर जो IMCI की गाइडलाइंस हैं वो उस मुल्क के अंदर जो मौजूद बीमारियां हैं उनकी एपिडेमियोलॉजी को मद्देनज़र रखकर बनाई गई हैं। मीनिंग कि जो बीमारी ज़्यादा जितनी प्रेवलेंट है और जिस किस्म से वो प्रेजेंट करती है और जिस किस्म की है उसी हिसाब की गाइडलाइंस बनाई जाए। सो फॉर एग्ज़ाम्पल आप डायरिया और रेस्पिरेटरी इलनेस और जो मलेरिया या मीज़ल्स या मेल न्यूट्रिशन ये हो सकती हैं चंद बीमारियां जो किसी मुल्क के अंदर प्रेवलेंट हो सकती हैं। तो इस हवाले से इन 5 बीमारियों की आप गाइडलाइंस बना सकते हैं। हमारे यहाँ भी मोर और लेस यही बीमारियां प्रेवलेंट हैं। सो व्हाट इज़ द एम ऑफ IMCI? आप चाहते क्या हैं? You want to reduce death, illness, and disability, and promote improved growth and development among children under 5 years of age. ये आपका पहला गोल या पहला एम या पहला ऑब्जेक्टिव है। You want to reduce global morbidity and mortality associated with major causes of illness in children under 5 years of age. तो आप पहले तो अपने हाँ कम करेंगे मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी अमंग चिल्ड्रन अंडर 5 years ऑफ एज, और जब आप वो कर पाएंगे और सारी जगहों पे ये हो पाएगा तो आप कलेक्टिवली सारी दुनिया के अंदर 5 साल तक के बच्चों की जो मॉर्बिडिटी है और मोर्टेलिटी है उसको कम कर पाएंगे। तो दैट इज़ व्हाट यूनिसेफ और WHO वांट्स टू अचीव बाय implementing this strategy or this initiative of IMCI. तो इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? तो इसके कंपोनेंट्स में सबसे पहले यू वांट टू इम्प्रूव द केस मैनेजमेंट स्किल्स ऑफ हेल्थ केयर स्टाफ। जो आपका हेल्थ केयर स्टाफ है वो डॉक्टर्स हों या लेडी हेल्थ वर्कर्स हों या लेडी हेल्थ विजिटर्स हों या फिर वो डॉक्टर्स आपके सेकेंडरी और टर्शरी लेवल पे भी होंगे, तो आप उनकी केस मैनेजमेंट स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप ओवरऑल हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहते हैं। वो इम्प्रूव होगा तो बेहतर मैनेजमेंट चाइल्डहुड इलनेसेस की हो सकेगी। आप फैमिली और कम्युनिटी की हेल्थ प्रैक्टिसेस जो हैं उनको इम्प्रूव करना चाहते हैं। जिस जगह पे भी हेल्थ फैसिलिटी केटर कर रही है जितने भी लोगों को, जो भी उसका कैचमेंट एरिया है उनको वो प्रोवाइड कर रही है हेल्थ सर्विसेज, उन लोगों को वो बेहतर एडवाइस दे के, जो कि हेल्थ एजुकेशन के ज़ुमरे में आती है, आप इम्प्रूव करना चाहते हैं उनकी प्रैक्टिसेस को, उनके रोज़मर्रा की ऐसी प्रैक्टिसेस जो कि सरानंदाज होती हैं ऑन द हेल्थ ऑफ अंडर 5 years ओल्ड। अच्छा, ये जो केस मैनेजमेंट प्रोसेस है IMCI में, ये 2 एज ग्रुप्स को मैनेज करने के लिए बनाया गया है। इसमें पहला एज ग्रुप 1 वीक से लेकर 2 मंथ्स तक की एज के बच्चों का है और दूसरा एज ग्रुप 2 मंथ से लेकर 5 साल तक के एज के बच्चों का है। तो इसी हवाले से इसकी गाइडलाइंस भी जो हैं, जो केस मैनेजमेंट प्रोसेस की गाइडलाइंस है वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड की गई हैं। एक जो है वो 1 वीक से लेकर 2 मंथ्स तक के बच्चों के लिए गाइडलाइंस है और एक 2 मंथ से लेकर 5 साल तक के बच्चों के लिए गाइडलाइंस है। तो इसमें होता क्या है, जो IMCI केस मैनेजमेंट प्रोसेस है, जो गाइडलाइंस बनाई गई, स्ट्रेटजी थी, इनिशिएटिव था, उसका नाम है IMCI। उस IMCI के तहत स्टैंडर्डाइज्ड केस मैनेजमेंट प्रोसेस की गाइडलाइंस बनाई गई। वो जो गाइडलाइंस बनाई गई उस उन गाइडलाइंस के मुताबिक क्या किया जाता है, जनरली ओवरऑल क्या किया जाता है, उस प्रोसेस के अंदर जो चीज़ें, जो एलिमेंट्स शामिल हैं, वो सबसे पहले है असेस, सेकंड है क्लासीफाई,
तीसरा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रीटमेंट, चौथा है ट्रीटमेंट और रेफरल, पांचवा है काउंसल और छठा है फॉलो अप केयर। इसके अंदर 6 एलिमेंट्स शामिल हैं इस पूरे प्रोसेस के अंदर। इसके अंदर 6 चीज़ें शामिल हैं, 6 इसके स्टेप्स हैं, ये 6 इसके फर्दर प्रोसेसेस हैं इस बड़े प्रोसेस के अंदर। जो ये हैं, ये कैसे होते हैं इंडिविजुअली, इनको देखते हैं अभी हम। तो सबसे पहला जो एलिमेंट था केस मैनेजमेंट प्रोसेस का, ये सबसे पहला जो उसका स्टेप था वो है असेस। असेस से मुराद है असेस द चाइल्ड। जब बच्चा आता है हेल्थ केयर फैसिलिटी पे, तो सबसे पहले असेस करना है फॉर व्हाट यू लुक फॉर एनी डेंजर साइंस, कि उस बच्चे में कोई डेंजर साइंस तो नहीं है। वो डेंजर साइंस जो क्या है वो हम आगे जाके देखते हैं। सबसे पहले आपने डेंजर साइंस के लिए असेस करना है, फिर आपने उसे मेन सिम्टम्स पूछनी है, फिर उसको एग्जामिन करना है, और उसके बाद आपने उसका न्यूट्रिशन और इम्यूनाइजेशन स्टेटस पूछना है। तो असेसिंग द चाइल्ड, या जो पहला स्टेप है, या जो पहला एलिमेंट है IMCI की केस मैनेजमेंट प्रोसेस का, वो है असेसिंग द चाइल्ड। और इसके अंदर ये 4 चीज़ें शामिल हैं। यू लुक फॉर डेंजर साइंस, मेन सिम्टम्स, देन examine, and then you ask about the nutritional and assess the nutritional and immunization strategy. असेस करने के बाद आप उसको क्लासीफाई करते हैं। आपने असेस कर लिया बच्चे को, सबसे पहले आपने डेंजर साइंस के को देखा। वो डेंजर साइंस जो होते हैं वो हर बीमारी के लिए फ़र्क होते हैं। वो आगे जो हम एग्जैक्ट चार्ट देखेंगे, IMCI की गाइडलाइंस का चार्ट देखेंगे, उसमें वो लिखी हुई हैं डेंजर साइंस क्या क्या देखने हैं। लेकिन आपको मैं अभी बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर डायरिया के साथ बच्चा आया है, बच्चे को जो डायरिया है, उसमें डेंजर साइंस जो आपने देखने हैं वो डिहाइड्रेशन के लिए होते हैं, कि संकन आइज़ तो नहीं है उसकी, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो डेंजर साइंस में शुमार होती हैं, और उसके हवाले से आप उसको असेस करते हैं। तो जब आपने असेस कर लिया, उससे सिम्टम्स भी पूछ ली, उसका इम्यूनाइजेशन स्टेटस भी पूछ लिया, उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस भी जांच लिया, उसको एग्जामिन भी कर लिया, उसके बाद आप उसको क्लासीफाई करते हैं बच्चे की बीमारी को। अच्छा, वो जो बच्चे की बीमारी को क्लासीफाई करने के लिए 3 रंगों का ट्रायाज सिस्टम बनाया गया है, कलर कोडेड ट्रायाज सिस्टम। इसमें जो पिंक कलर है वो अगर वो पिंक कलर में क्लासीफाई आप कर रहे हैं, तो उसका मतलब है कि उसको अर्जेंट प्री रेफरल ट्रीटमेंट देने के बाद आपने रेफ़र कर देना है टू दी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर फैसिलिटी। आपने उसको जो भी अर्जेंट ट्रीटमेंट चाहिए, अगर वो पिंक कैटेगरी में फॉल कर रहा है, वहाँ पे क्लासीफाई हो रहा है, उसके बाद आपने रेफ़र करना है। अगर येलो में है तो उसको स्पेसिफिक मेडिकल ट्रीटमेंट देनी होती है उसकी बीमारी की, और एडवाइस करना होता है। और अगर वो ग्रीन में है तो उसको सिर्फ सिंपल एडवाइस देनी होती है कि घर में वो कैसे मैनेज करेंगे अपने मसले को। ठीक है, तो आप पहले असेस करते हैं, फिर उसको क्लासीफाई करते हैं कि ये ग्रीन में आता है, येलो में आता है, या पिंक में आता है, और उस हवाले से आप उसको डील करते हैं। अच्छा, आपने असेस कर लिया और उसके बाद आपने क्लासीफाई कर दिया उसको जिस भी कैटेगरी में या जिस कलर ट्राइज में वो फॉल करता है। उसके बाद आप आइडेंटिफाई करते हैं। क्या आइडेंटिफाई करते हैं? आप उस बच्चे की स्पेसिफिक ट्रीटमेंट आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो येलो में फॉल कर रहा था, तो आपने उसकी बीमारी की स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जो है वो उसको देनी है। ये ट्रीटमेंट जो होती है, ये येलो के लिए जो होती है, वो स्पेसिफिक उसको दे के ट्रीटमेंट और एडवाइस घर भी भेजा जा सकता है, या ये ट्रीटमेंट जो होती है, ये अगर वो पिंक कैटेगरी वाला हो तो प्री रेफरल ट्रीटमेंट भी हो सकती है। ट्रांसफ़र से पहले, उसको रेफ़र करने से पहले प्री रेफरल अगर कोई ट्रीटमेंट देंगे तो वो भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर वो डिहाइड्रेटेड था बच्चा, तो आप उसको फ्लूइड लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है बिफोर रेफरल, तो ये भी हो सकती है। या फिर अगर आपने उसको ग्रीन में फॉल कर रहा है, तो उसमें आपने उसको सिर्फ होम के अंदर ही, घर के अंदर ही कोई ट्रीटमेंट बतानी है। फॉर एग्जांपल आपने कहना है जी इसको ORS पिलाएं जाके, तो आपने उसके हवाले से भी आइडेंटिफाई करना होता है कि आपने क्या ट्रीटमेंट उसको बतानी है। ठीक है, तो ये तीसरा एलिमेंट या तीसरा स्टेप है IMCI में केस मैनेजमेंट प्रोसेस का। अब अगला स्टेप है आइडेंटिफाई करने के बाद ट्रीटमेंट का। तो इसमें आपने उसको ट्रीटमेंट देनी होती है, या ट्रीटमेंट के बारे में इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो आपने केयर टेकर को या देनी होती हैं कि उसने कैसे वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करनी है। और साथ के साथ उसको इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं अबाउट फॉलो अप एंड साइंस टू लुक फॉर इमीडिएट रिटर्न टू हेल्थ फैसिलिटी। कौन सी ऐसी अलामत या अलामात या कोई ऐसी चीज़ हो जिस पे उसने फौरी तौर पे दोबारा से हेल्थ फैसिलिटी में आना है। फॉर एग्जांपल आपने आइडेंटिफाई किया कि इस बच्चे को आपने
फलां एंटीबायोटिक देनी है, तो ये ट्रीटमेंट में आ गया। फिर आगे आपने ट्रीटमेंट उसको लिख के उसको समझाएंगे उसके केयर टेकर को कि इस तरह से देनी है, सुबह दोपहर शाम देनी है, इतना चम्मच देना है, इस तरह से देनी है, वगैरह वगैरह। दैट इज़ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। उसके बाद अगला स्टेप है काउंसल करने का। काउंसलिंग होती है, आपने जो भी उसकी मदर यूजुअली साथ आएगी बच्चे के, या फिर जो भी केयर गिवर उसके साथ, केयर टेकर उसके साथ आया, उसको काउंसिल करना होता है। उसकी अगर माँ है तो माँ को उसकी माँ की हेल्थ के बारे में भी काउंसिल करना होता है बच्चे की माँ को, कि उसने अपनी सेहत का कैसे ख्याल रखना है। दिस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर मदर्स हु आर ब्रेस्ट फीडिंग, बट इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द मदर्स इन एनी केस। और फिर आपने माँ को ये भी काउंसिल करना होता है कि उसने बच्चे को फीड कैसे करना है, क्या ब्रेस्ट फीड करना है, या अगर बड़ा बच्चा है तो उसको क्या खिलाना, क्या पिलाना है, किस चीज़ से परहेज़ करना है, क्योंकि दिस इज़ अ कॉमन क्वेश्चन मंग आवर फोक के बच्चे को क्या देना है जी, क्या ना दें, वगैरह वगैरह। तो उसके बारे में पूरी काउंसलिंग जो है वो भी पार्ट है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड इलनेस का, और ये एक स्टेप है इसकी केस मैनेजमेंट प्रोसेस का। तो लास्टली देयर इज़ फॉलो अप। तो आप उसको फॉलो अप के बारे में बताना होता है कि कब आपने दोबारा से लेके आना है बच्चे को, और रिविज़िट करना है हेल्थ फैसिलिटी को, ताकि उसको रीअसेस किया जा सके कि उसकी पहले वाला मसला हल हुआ है, और साथ में इसलिए भी रीअसेस किया जा सके। आप याद रखिए, असेस करना जो है ये पहला स्टेप है उसमें, तो आपने उसको रीअसेस करना हो कि कोई नया प्रॉब्लम तो नहीं है उस बच्चे के अंदर। तो ये फॉलोअप में आपने उसको बताना होता है एक तो, और दूसरा उसको फॉलोअप करना होता है जब भी वो आएगा। ये भी पूरा फॉलोअप किया जाना, फॉलोअप को एक्चुअली करना, ये पार्ट है IMCI का। तो ये जनरल बात होगी कि IMCI में आप कैसे मैनेज करते हैं जो बच्चे लाए जाते हैं हेल्थ केयर फैसिलिटी पे किसी बीमारी के साथ। तो आप उन बच्चों को एक ख़ास तरीक़ाकार के तहत अप्रोच करते हैं, और उस तरीक़ाकार की हमने बात की कि उसके ये स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आप असेस करते हैं, फिर आप क्लासीफाई करते हैं, फिर आप आइडेंटिफाई करते हैं, फिर आप ट्रीट करते हैं, फिर आप काउंसल करते हैं, फिर आप फॉलो अप करते हैं। इस तरीक़ाकार के मुताबिक चलना होता है। ये जनरल तरीका, गाइडलाइंस या प्रोसेस है केस मैनेजमेंट प्रोसेस का। तो ये होगी जनरल बात। अब हम देखते हैं स्पेसिफिक गाइडलाइंस जो बना के दी गई हैं IMCI में हर बीमारी के लिए, तो वो किस तरह की हैं, उसकी कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। ये वो एक्चुअल चार्ट्स या एक्चुअल गाइडलाइंस हैं IMCI की, जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पे मौजूद होती हैं और जिनके मुताबिक आपने चलना होता है। तो आप देखते हैं कि फ़र्स्ट लेवल हेल्थ फैसिलिटी पे सबसे पहले ये जनरल एक गाइडलाइन है। इसमें आप देखते हैं कि फ़र्स्ट लेवल हेल्थ फैसिलिटी पे अगर बच्चा आता है तो यू डू फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, यू आस्क अबाउट चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम, और उसकी जनरल डेंजर साइंस जो असेस में आता है, ये आप देखते हैं। आप उसकी मेन सिम्टम्स को देखते हैं। ये कफ भी हो सकती है, सिम्टम हो सकता है बच्चा खांसी के साथ आया, या डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग के साथ आया, हाइपर वेंटिलेट कर रहा है, या डायरिया है, या फीवर है उसको, ठीक है। आप उसको असेस करते हैं फिर मेल न्यूट्रिशन के लिए भी, तो मेल नरिश तो नहीं है बच्चा और नीमिक तो नहीं है। ये कैसे असेस करना है ये आप सीखते हैं अपने क्लिनिकल साइंसेज में। सो कि एनीमिया कैसे देखते हैं, मेल न्यूट्रिशन कैसे देखते हैं। तो इन उन वो जो तरीके आपने सीखे होते हैं उनके मुताबिक असेस करना होता है। इन गाइडलाइंस का मकसद ये है कि आप कोई भी चीज़ मिस ना करें और इस तरीकाकार और इस कायदे के मुताबिक चलें, ताकि आप उसको सही मैनेज कर सकें और मिस मैनेजमेंट ना हो। आप उस असेसमेंट के बाद आप उसको क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई करने के बाद आप देखते हैं कि अगर तो उसमें कोई डेंजर साइन मौजूद था, ठीक है, वो कफ के हवाले से हो, या वो डायरिया के हवाले से था, या वो फीवर के हवाले से था, कोई भी डेंजर साइन था। वो डेंजर साइंस क्या होते हैं वो भी देखते हैं। अगर वो डेंजर साइन मौजूद था तो आप उसको पिंक में कर देते हैं, ठीक है, और उसको प्री रेफरल ट्रीटमेंट भी देते हैं और रेफ़र भी कर देते हैं। और जो पेरेंट्स हैं उनको रेफरल के बारे में एडवाइस करते हैं कि इस तरह से ये अब आगे चलेगा, आपने फैसिलिटी पे लेके जाना है, किस तरह से लेके जाना है, एम्बुलेंस जो है वो प्रोवाइड की जाएगी फर्स्ट लेवल हेल्थ केयर पे, या ट्रांसपोर्टेशन का बंदोबस्त कहीं और से होना है, वहाँ जाने के बाद उन्होंने क्या करना है, वगैरह वगैरह, वो आपने उनको बताना है। अच्छा, या वो येलो में फॉल करेगा, फिर दूसरी सूरत ये हो सकती है, तो उसने उस सूरत में आपने उसको स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देनी होती है फर्स्ट लेवल हेल्थ फैसिलिटी पे ही, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसको डायरिया था, कोई डेंजर साइन नहीं है, वहीं पे मैनेज हो सकता है, BHU में आप बैठे हुए हैं वहीं पे मैनेज हो सकता है, आपने उसको एंटीबायोटिक और फ्लूइड्स देने हैं, तो आपने वो वहीं पे देने हैं, तो वो येलो में फॉल कर रहा है,
और उसके बाद भी फिर आपने टीच करना होता है पेरेंट्स को अबाउट ट्रीटमेंट, उनको काउंसिल करना होता है, और घर भेजने से पहले, डिस्चार्ज करने से पहले उनको घर पे जाके जो दवाइयाँ देनी है उनके बारे में बताना होता है। और उसके साथ साथ आपने उन्हें एडवाइस देनी होती है कि बाकी बच्चों का कैसे ख्याल रखना है, फैमिली का ख्याल कैसे रखना है, या जो वजह हो सकती है उसकी बीमारी की पहले उसको कैसे अवॉइड करना है इन फ्यूचर। ठीक है, तो वो आ जाएगा अगर वो येलो में है। और ग्रीन में भी ऑब्वियसली आपने फैसिलिटी के अंदर कुछ नहीं देना है, आप इनको घर भेज रहे हैं। अगर फ़र्ज़ किया माइल्ड डायरिया था और कोई डेंजर साइन नहीं है, कोई साइंस और सिम्टम्स ऐसे नहीं हैं कि आपने उसको कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देनी है, आपको लगता है कि ये डायरिया जो है वो बैक्टीरियल नहीं है, तो आप उसको घर भेज रहे हैं। और आपने उसको उस सूरत में फिर जो एडवाइस घर घर में जाके जो उन्होंने करना है, अगर ORS आप देना चाहते हैं, आपने आइडेंटिफाई किया है ORS को, ठीक है, वो आइडेंटिफिकेशन के स्टेप में, सॉरी, बिल्कुल आइडेंटिफिकेशन के स्टेप में, और फिर आपने उसको ट्रीटमेंट में बताना है कि जी ये आपने घर में जाके ये सारा कुछ उसको देना है। तो ये देखें, एक तरीका है जो हर चाइल्ड पे अप्लाई होना है जो बीमार होकर आएगा उस फैसिलिटी पे, और हर चाइल्ड को इसी तरीके के मुताबिक डील करना है। और जब इस बने बनाए तरीके के मुताबिक हर चाइल्ड को डील करेंगे तो गलती या ओमिशन या नेग्लिजेंस या मेल प्रैक्टिस की गुंजाइश जो है वो बहुत कम हो जाएगी। ख़त्म तो ऑब्वियसली कभी भी नहीं हो सकती, बट बहुत कम हो जाएगी। तो आगे हम देखते हैं स्पेसिफिक बीमारियों के बारे में कैसी गाइडलाइंस या चार्ट्स बना के दिए हैं IMCI वालों ने। अच्छा, ये फिर से वही है जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं। लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट स्लाइड। ये वही है, असेस करना और क्लासीफाई करना और आइडेंटिफाई करना और ट्रीट करना, और तो उसके बाद से काउंसल एंड फॉलो अप के वो जो स्टेप्स हैं उनके बारे में जनरल वो आइडिया दिया गया है। अच्छा, फ़र्ज़ किया अगर आपके पास बच्चा जो है वो सिम्पटम उसकी जो थी वो डायरिया के साथ आया था, जो उनकी कंप्लेंट थी, तो आपने उसको असेस करना है। और असेसमेंट में आप ऑब्वियसली डेंजर साइंस के बारे में जानेंगे, उसकी सिम्टम्स के बारे में जानेंगे, उसको एग्जामिन करेंगे, और उसकी न्यूट्रिशनल स्टेटस जिसमें एनीमिया भी आप देखेंगे, और उसका इम्यूनाइजेशन स्टेटस है उसके बारे में जानेंगे। तो आप उसको पूछेंगे। देखें आप इस स्लाइड में जो चार्ट दिया गया है उसमें लेफ्ट साइड पे, अगर उसको डायरिया है, इफ़ यस देन यू आस्क फॉर हाउ लॉन्ग। ठीक है, सबसे पहला ये सवाल है कि कितने अरसे से है। इज देयर ब्लड इन द स्टूल, ठीक है, ये दो सवाल है। देन यू एग्जामिन, लुक एट द चाइल्ड्स जनरल कंडीशन, इज ही और शी लेथार्जिक और अनकॉन्शियस। अगर वो लेथार्जिक और अनकॉन्शियस है या रेस्टलेस या इरिटेबल है तो ये एक डेंजर साइन है। ऐसे ही लुक फॉर संकन आइज, अगर उसकी आइज संकन है तो ये भी डिहाइड्रेशन का साइन है। अगेन ये भी एक डेंजर साइन है। इस सूरत में भी आपने उसको पिंक में फिर लेटर ऑन क्लासीफाई करेंगे। अच्छा जी, आप बच्चे को फ्लूइड देते हैं तो वो नहीं पी सकता या प्रॉपरली पी रहा है या ईगरली पी रहा है, बहुत थर्स्टी है, इस बुनियाद पे भी आप उसको असेस करेंगे। ये भी एग्जामिनेशन में शामिल है। अगर तो वो नहीं पी सकता है तो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर हिम और हर टू ड्रिंक, तो ये डेंजर साइंस में है और वो डिहाइड्रेटेड भी लग रहा है। आप उसकी स्किन को पिंच करते हैं एब्डोमेन की, अगर तो ये वापस चली गई है फटाफट तो ठीक है, अगर वो बहुत स्लोली जा रही है तो स्किन टर्गर इसको बोलते हैं। आप पढ़ेंगे लेटर ऑन इन पीड्स, या अभी भी अगर आपका पीडियाट्रिक्स चल रहा है तो उसमें आप पढ़ेंगे स्किन का टर्गर अगर वो चेंज हुआ हुआ और स्किन स्लोली जा रही है वापस, तो ये डिहाइड्रेटेड है बच्चा। तो डिहाइड्रेशन अगर है बच्चे में, कोई भी साइन डिहाइड्रेशन का, संकन आइज हो, या वो अनकॉन्शियस हो, लेथार्जिक हो, तो उसका स्किन टर्गर जो है वो बदला हो, तो इस सूरत में आप उसको डिहाइड्रेटेड लेबल करते हैं और उसको पिंक कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। पिंक कैटेगरी में क्लासीफाई करने का मतलब ये है कि आपने फौरी तौर पे उसको कोई ट्रीटमेंट जो देनी है वो देनी है, उसके बाद रेफ़र कर देना है। तो आगे देखो चार्ट में, फिर अगर तो वो डिहाइड्रेशन पिंक में आपने उसको करना है क्लासीफाई, तो वो क्यों होगा? तो उसने लिखा है जी टू ऑफ द फॉलोइंग साइन, या वो लिथार्जिक या अनकॉन्शियस है और संकन आइज है, या नॉट एबल टू ड्रिंक प्रॉपरली है, या स्किन टर्गर जो है वो स्लो है, तो उसकी तो वो सीवियर डिहाइड्रेशन में है तो वो पिंक में जाएगा। ठीक है, या फिर अगर उसका डायरिया 14 दिन से ज़्यादा है और डिहाइड्रेशन भी है फिर भी वो पिंक में जाएगा। आप नीचे देखें, वो नीचे एरो जो आ रहा है क्लासीफाइड डायरिया के बाद उसको क्लासीफाई कर रहा है, वो पिंक में उस सूरत में भी जा रहा है। ऐसे ही अब ग्रीन में देखें तो कहा है नॉट इनफ साइंस टू क्लासीफाई एज सम और सीवियर डिहाइड्रेशन। अगर कोई डिहाइड्रेशन का साइन नहीं है तो आप उसको ग्रीन में रख रहे हैं, उसको घर जाके बच्चे को ट्रीट करने का कह रहे हैं। आप उसको ओरल देंगे, मेडिकेशन भी अगर कोई देनी है तो ओरल देंगे,
और उसको घर भेज देंगे, उसको फैसिलिटी पे भी ट्रीट नहीं करते हैं इन अगर आप उसमें आपके पास क्लासिफिकेशन उसकी ग्रीन में आ रही है। तो ये तरीकाकार है जिसके मुताबिक आप चल रहे हैं। और देखें आगे जब आप क्लासीफाई कर लेते हैं, लेट्स से ग्रीन वाले को हम लेते हैं, आपने इसको ग्रीन वाले में क्लासीफाई किया है, उसके अंदर कोई साइंस नहीं थे डिहाइड्रेशन के, तो उसमें आगे फिर वो जो आपको बता रहा है, जो गाइडलाइंस दे रहा है, उसमें लिखा है गिव फ्लूइड एंड फूड टू ट्रीट डायरिया एट होम। दूसरा जी गिव अप्रोप्रिएट डोज ऑफ जिंक सस्पेंशन फॉर 10 days। एडवाइज मदर व्हेन टू रिटर्न immediately and follow up in 2 days if not improving। तो आपने बच्चे को घर भेज दिया है, उसको फ्लूइड और फूड के बारे में बता दिया है, और आपने जिंक का सस्पेंशन उसको एडवाइस कर दिया है 10 दिन के लिए कि उसको जिंक देना है। आपको पता है कि जिंक की डेफिशिएंसी वजह से डायरिया होता है, और फिर डायरिया की वजह से जिंक की डेफिशिएंसी और होती है, ये दोनों आपस में लिंक्ड हैं। फिर आपने मदर को बता दिया कि किस सूरत में उसने फौरी तौर पर अस्पताल आना है, घर तो चली जाए और घर पे जाके इसका ये इलाज करे, लेकिन अगर वो कौन सी ऐसी चीज़ है, अगर वो हो जाए तो उसमें फटाफट वापस आना है हेल्थ फैसिलिटी, वो आपने उसको बता देना है। फिर आपने साथ ही साथ उसको ये भी बता देना है कि 2 दिन के बाद आए, अगर इसकी हालत बेहतर ना हुई, इसको इम्प्रूव नहीं किया, तो उसने 2 दिन के बाद आना है फॉर फॉलो अप, और आपने उसको रीअसेस करना होता है। तो ये गाइडलाइंस हैं फॉर डायरिया। और ऐसे ही बाकी सिम्टम्स के लिए, अगर कफ वाला है उसके लिए भी फ़र्क गाइडलाइंस होंगी, उसमें फ़र्क डेंजर साइंस हैं जिनकी बेसिस पे आपने उसको क्लासीफाई करना है इनटू पिंक और येलो और ग्रीन। तो एक नज़र उनको भी देख लेते हैं। अभी दूसरा है कि डज द चाइल्ड हैव थ्रोट प्रॉब्लम। इफ़ यस तो आस्क अबाउट के डज द चाइल्ड हैव सोर थ्रोट, गला ख़राब तो नहीं है उसका। इफ़ द चाइल्ड नॉट एबल टू ड्रिंक, उससे खाया पिया जा रहा है कि नहीं है। और डज द चाइल्ड हैव फीवर, क्या बच्चे को बुखार है या नहीं है। तो अब ये देखिए, इवन जो सवाल आपने पूछने हैं उससे, जो आपने हिस्ट्री लेनी है, वो भी आपको बना के दे दिए गए हैं इस गाइडलाइन के अंदर, INCI की गाइडलाइन के अंदर, कि ये आप पूछें और इस हवाले से जो जवाब आए उनकी बेसिस पे, और जो आपने एग्जामिनेशन किया है उसकी बेसिस पे आप उसको क्लासीफाई करें। अच्छा जी, लुक एंड फील जो कि एग्जामिनेशन का पार्ट है, उसमें आपने देखना है कि फीवर है या नहीं है। अगर फ्रंट ऑफ द नेक जो है वहाँ पे लिम्फ नोड्स हैं स्वोलन, वो आपने देखने हैं। लुक फॉर रेड एंड लार्ज टॉन्सिल्स, ठीक है, आपने गला उसको कहा कि खोल खोल के उसका गला अंदर से देखना है। वो कैसे एग्जामिन करना होता है, वो अगेन आपने क्लिनिकल साइंसेज में सीखना है। अच्छा, फिर आपने यू लुक फॉर एक्सुडेट ऑन द थ्रोट। ये सारी चीज़ें देखने के बाद और वो सवालात पूछने के बाद, ठीक है, सिम्टम्स और साइंस को देखने के बाद आपने इसको क्लासीफाई करना है। जो गला ख़राब के साथ आपके पास बच्चा आया था, क्लासीफाई करना है इनटू पिंक अगर थ्रोट एब्सेस है, ठीक है, अगर वो पानी नहीं उसे पिया जा रहा, उसका गला ख़राब है, ठीक है। आपने कब उसको येलो में करना है, अगर उसको फीवर भी है और सोर थ्रोट भी है, लेकिन जो है और लिम्फ नोड्स भी हैं, और तो तब आपने उसको करना है। और एक्सुडेट भी अगर आपको नज़र आया है उसका, आपने गला खुलवा के देखा है, तो तब आपने उसको येलो में करना है, लेकिन एब्सेस नहीं है, ठीक है, और उसको स्वॉलोइंग में कोई मसला नहीं है, वो पानी पी सकता है, तो तब वो पिंक में नहीं जाएगा, फिर वो येलो में रह जाएगा। यूजुअली ये स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट होता है, स्ट्रेप्टोकोकाई की वजह से होता है। और फिर आगे उसकी दी हुई है कि इस सूरत में आपने क्या करना है। इवन आप देखिए कि आपको बताया गया है कौन सी एंटीबायोटिक देनी है, गिव पेनिसिलिन और मॉक्सिसिलिन, ठीक है। आपको ये भी बता दिया गया है कि आपने ये ट्रीटमेंट देनी है अगर वो इसमें फॉल कर रहा है येलो में, क्या ट्रीटमेंट देनी है अगर वो पिंक में फॉल कर रहा है, और क्या ट्रीटमेंट देनी है अगर वो ग्रीन में फॉल कर रहा है। ग्रीन में यूजुअली फॉल करता है जब वायरल हो, सोर थ्रोट, स्ट्रेप्टोकोकल ना हो, बैक्टीरियल ना हो, वायरल हो, जो कि यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग होता है, तब उसने ग्रीन में फॉल करना है। और ऐसे ही आप देखें नीचे ईयर प्रॉब्लम है, उसके हवाले से तीनों तरह की जो गाइडलाइंस हैं वो बताई गई हैं। सबसे पहले असेस का बताया गया है कि क्या सवाल पूछने हैं और क्या एग्जामिन करना है। फिर आपको क्लासीफाई करने का बताया गया है। फिर आपको आइडेंटिफाई ट्रीटमेंट करने के बारे में बताया गया है। फिर आपको ट्रीटमेंट बताई गई है और उसका फॉलोअप और काउंसलिंग भी बताई गई है। ये पूरी की पूरी गाइडलाइंस है। अच्छा, एक और चीज़ याद रखिए, जो हमें पहले ये चार्ट्स देखने से पहले जिक्र करना चाहिए था, वो ये था कि ये हमने पहले बात की है इसकी, कि ये चार्ट्स फ़र्क होते हैं। 1 हफ्ते से लेकर 2 महीने तक की उम्र के बच्चे के लिए फ़र्क चार्ट्स होते हैं, और 2 महीने से लेकर 5 साल तक की उम्र के बच्चे के लिए ये फ़र्क होते हैं चार्ट्स। दोनों सूरतों में
फ़र्क होते हैं। तो जब आपके पास बच्चे ने आना है तो लाजमी आपने सबसे पहले जो चीज़ देखनी है वो उसकी एज के हवाले से जो अप्रोप्रिएट चार्ट है वो निकालना है। ये ना हो कि बच्चा जो है उसकी उम्र जो थी वो 1 माह थी और आप चार्ट निकाल के जो गाइडलाइंस पढ़ रहे हैं वो 2 माह से लेकर 5 साल तक की उम्र के बच्चे के लिए। तो पहला जो चीज़ सबसे पहले जो ध्यान में रखने की है वो है अप्रोप्रिएट चार्ट निकालना उसकी एज के हिसाब से। अच्छा, अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है या आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि जी एक बच्चा है आपके पास ओपीडी में आया है, आप बीएचयू में काम करते हैं, वहाँ पे ओपीडी में बच्चा आया है जिसको डिहाइड्रेशन है। अच्छा, हाउ विल यू मैनेज द चाइल्ड अकॉर्डिंग टू आईएमसीआई गाइडलाइंस। अब आपको गाइडलाइंस पता है और उसके सारे स्टेप्स पता हैं। पहले आप असेस करेंगे बच्चे को। असेस कैसे करेंगे? आप डेंजर साइंस देखेंगे। वैसे उसने शुरू में खुद ही बता दिया है कि डिहाइड्रेशन है उसको, लेकिन आप फिर भी आप लिखते वक्त अपना आंसर या बताते वक्त बताएंगे जो हम असेस करेंगे डेंजर साइंस। डेंजर साइंस क्या होंगे? सनकन आइज हैं या लिथार्जिक है बच्चा या पानी नहीं पी पा रहा वगैरह वगैरह, अनकॉन्शियस है, ये डेंजर साइंस है। आप उसको असेस करेंगे, उसके बारे में पूछेंगे, उसको डायरिया तो नहीं है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें पूछेंगे। उसके बाद क्लासीफाई करेंगे, दूसरा स्टेप। क्लासीफाई करने के बाद उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसकी ट्रीटमेंट। आइडेंटिफाई करने के बाद आप उसको ट्रीट करेंगे। ट्रीट करने के बाद आप उसको, अगर तो वो पिंक में था तो आप उसको रेफ़र कर देंगे। अब ऑब्वियसली ये पिंक में आएगा क्योंकि ये डिहाइड्रेटेड है। डिहाइड्रेशन के साथ आया तो ये पिंक में फॉल करेगा और आप उसको प्री रेफरल ट्रीटमेंट देने के बाद इसको रेफ़र कर देंगे। और अगले जो स्टेप्स हैं, काउंसल आप करेंगे उसको रेफरल के बारे में, ठीक है, और फॉलोअप के बारे में आप उसको बताएंगे। जब आपका बच्चा ठीक हो जाएगा उसके बाद में आपने हमारे पास आना है दोबारा, तो कब आना है, किस सूरत में आना है। ये सारे स्टेप्स जो हैं इनके हवाले से आप इसको मैनेज करेंगे और ऐसे ही आप अपना आंसर लेके आएंगे। ये आज हमारा आईएमसीआई के बारे में जो था सेशन वो ख़त्म हो गया। अब आपका एमसीएच का सारा कुछ कवर हो गया है और दिस वाज द लास्ट टॉपिक विच हैड टू बी कवर्ड एंड वी हैव डन। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक बाय द वे। अगर इसमें से क्वेश्चन ना भी आए, ये वैसे इंपॉर्टेंट है जब आप अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में जाएंगे। तो आपको आजकल तो अक्सर लोगों को जाना पड़ता है फर्स्ट लेवल हेल्थ केयर, तो वहाँ पे आपको ये चार्ट्स शायद मिलें, होपफुली मिलें। तो आपको पता होना चाहिए कि इनको कैसे यूज़ करना है। थैंक यू वेरी मच, दैट इज़ इट फॉर टुडे।